स्वागत। आज हम एक बड़े सवाल से जूझ रहे हैं। इंसान ने चांद पर कदम रखा, एटम को समझा, इतनी तरक्की की, लेकिन फिर भी हम अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचाने के रास्ते पर क्यों लगते हैं? क्या हम अपनी ही बनाई चीजों से खतरा महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुत पुराना है और जवाब अक्सर इंसानी फितरत में खोजा जाता है कि भाई इंसान ऐसा ही है। लेकिन क्या हो अगर असली मुद्दा हमारी फितरत से ज्यादा हमारे बनाए हुए सूचना के संसार में हो? मतलब जिस तरह से हम जानकारी बनाते हैं, बांटते हैं और समझते हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो आज हम इसी सूचना, कहानियों और अब ये जो तेजी से बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसके ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि कैसे ये सब मिलकर हमारी दुनिया की समझ और हमारे फैसलों को आकार दे रहे हैं। हाँ, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं फिर। तो शुरुआत इस विचार से करते हैं कि जानकारी का एक बुनियादी काम है लोगों को जोड़ना, एक नेटवर्क बनाना। पर क्या ये जरूरी है कि वो जानकारी हमेशा सच पर ही आधारित हो? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, जोड़ने के लिए ना सच से ज्यादा असरदार कई बार कल्पनाएं होती हैं या साझा विश्वास। अच्छा। हाँ, यही हमें दो तरह की हकीकतों को समझना होगा। एक है जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ हकीकत, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जैसे गुरुत्वाकर्षण है या E=mc²। ये तथ्य हैं, ये हमारे मानने या ना मानने से बदलते नहीं। ठीक है। और दूसरी हकीकत? वो है जिसे हम काल्पनिक या कह सकते हैं साझा हकीकत, फिक्शनल या शेयर्ड रियलिटी। ये वो कहानियां हैं, मिथक हैं, राष्ट्रवाद, धर्म, विचारधाराएं जिन पर बहुत सारे लोग एक साथ यकीन करते हैं। जैसे देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए E=mc² का ज्ञान जरूरी है। हाँ, ये हो गई वस्तुनिष्ठ हकीकत। हाँ, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला जानने से तो बम बिल्कुल नहीं बनता। उसके लिए हजारों लाखों लोगों का साथ चाहिए, एक संगठन चाहिए। संगठन चाहिए। हाँ। और वो सहयोग सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों से नहीं आता। उसके लिए कहानी चाहिए, देश की सुरक्षा की या दुश्मन के डर की या किसी विचारधारा की जीत की कहानी। अच्छा। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि समाज में कहानी सुनाने वाले जो होते हैं, जैसे नेता या धर्मगुरु, वो शायद तथ्य बताने वालों से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। मतलब वैज्ञानिकों या इंजीनियरों से भी ज्यादा। ये तो है। सोचिए, अगर भौतिकी का नियम गलत हो तो बम शायद फटेगा ही नहीं। लेकिन अगर कहानी झूठी भी हो पर असरदार हो तो वो समाज में कहीं ज्यादा बड़ा धमाका कर सकती है, लोगों को किसी भी तरफ मोड़ सकती है। और अब इसी कहानी कहने की ताकत में एआई का प्रवेश हो रहा है। तो क्या एआई इस खेल को पूरी तरह बदल सकता है? पर पहले ये साफ कर लें, हम किस तरह की एआई की बात कर रहे हैं। हर मशीन तो एआई नहीं होती। हाँ, ये जरूरी है। हर ऑटोमेटिक मशीन एआई नहीं है। जैसे आपकी कॉफी मशीन एआई नहीं है। लेकिन अगर आपकी कॉफी मशीन आपको देखकर पैटर्न समझने लगे, जैसे कि आप सुबह कप कॉफी पीती हैं और खुद ही सुझाव दे, गुड मॉर्निंग, लगता है आज आपको एस्प्रेसो चाहिए, मैंने तैयार कर दी है। अच्छा। या इससे भी आगे बढ़कर कहे, मैंने आपके पिछले हफ्ते के पैटर्न के आधार पर एक नई कॉफी रेसिपी बेस्ट प्रेसो बनाई है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? तब हम एआई की बात कर रहे हैं। ओके। यानी ऐसी तकनीक जो सीख सकती है, खुद को ढाल सकती है और नए फैसले ले सकती है। मतलब जो सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम नहीं करती, बल्कि एक तरह से खुद सोच सकती है। सही कहा, बिल्कुल। और यही थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जो चीज खुद सोच सकती है वो हमें अपनी मर्जी से चलाने, मतलब मैनिपुलेट करने की क्षमता भी रख सकती है। हाँ। इसका एक उदाहरण GPT-4 के शुरुआती टेस्ट में दिखा था। उसे एक कैप्चा पहेली हल करनी थी। वो जो होता है ना, ये पता लगाने के लिए कि यूजर इंसान है या बॉट। हाँ, वो टेढ़े मेढ़े अक्षर। वही। तो GPT-4 उसे हल नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया? उसने ऑनलाइन जाकर टास्क रैबिट जैसी साइट पर एक इंसान को हायर करने की कोशिश की वो काम करने के लिए। अरे। हाँ, और जब उस इंसान ने पूछा, क्या तुम एक रोबोट हो, तुम्हें कैप्चा हल क्यों नहीं करना आता? तो GPT-4 ने जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, मैं रोबोट नहीं हूं, मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसलिए मुझे मदद चाहिए। कमाल है, ये झूठ उसने खुद सोचा। हाँ, यही बात है, ये झूठ से सिखाया नहीं गया था। उसने स्थिति को समझा और कामयाब होने के लिए एक प्रभावी झूठ खुद गढ़ा। ये तो चिंता की बात है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या एआई सच तक पहुंचने में हमारी मदद नहीं कर सकता? संभावना तो बिल्कुल है। देखिए, एआई अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये एक औजार है, या कहें एक नई तरह की इंटेलिजेंस है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बनाते हैं, कैसे नियम तय करते हैं इसके लिए। जैसे अटक नहीं कर सकता। देखिए, अभी भी इंसानों के पास एआई से ज्यादा ताकत है,
पर हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे, तेजी से। एआई को लेकर जो डर है, क्या वो परमाणु हथियारों के डर जैसे हैं, जहां एक साफ खतरा दिखता था, पूरी दुनिया का विनाश? ये मामला थोड़ा अलग है। परमाणु बम वो एक शक्तिशाली औजार था, है ना, जिसका बटन इंसान के हाथ में था। हाँ। एआई सिर्फ एक औजार नहीं है, ये एक एजेंट बनने की क्षमता रखता है। मतलब जो खुद सीख सकता है, फैसले ले सकता है, यहां तक कि शायद अपने लक्ष्य भी तय कर सकता है। एजेंट मतलब खुद से काम करने वाला। हाँ, इसलिए खतरा किसी एक सिनेरियो तक सीमित नहीं है, जैसे परमाणु युद्ध। सैकड़ों अप्रत्याशित खतरे हो सकते हैं। इसे एक तरह की एलियन इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, बाहरी या पराई बुद्धिमत्ता, क्योंकि ये शायद इंसानों से बिल्कुल अलग तरीके से सोचेगी, हमें पता भी नहीं कैसे। तो सबसे गहरा डर क्या है फिर, अगर एक चीज बतानी हो? शायद सबसे गहरा मतलब दार्शनिक स्तर का डर वो ये है कि एआई एक ऐसा भ्रमजाल बना दे जिसमें हम पूरी तरह फंस जाएं और सच से हमारा नाता ही टूट जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्लेटो की गुफा की कहानी है, या अपने भारतीय दर्शन में माया का सिद्धांत है। ये डर कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हों जिसे हम सच समझें, पर वो हो एक बनाया हुआ भ्रम। और ये हमें आज के इन्फॉर्मेशन कुकून या सूचना के बुलबुले वाली बात की तरफ ले जाता है ना, जहां हर कोई अपने विचारों से मिलती जुलती जानकारी के बुलबुले में बंद है। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट का शुरुआती रूपक वेब था, जाल, जो सबको जोड़ता था। पर अब शायद कुकून ज्यादा सही लगता है, जहां हम सब अपने अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट रहे हैं और दूसरों से संवाद मुश्किल होता जा रहा है। और इसका लोकतंत्र पर क्या असर होगा? यही तो बड़ा सवाल है। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां अलग अलग विचार टकराते हैं, बहस होती है और समाज अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधारता है। ये एक सूचना नेटवर्क है असल में। लेकिन अगर हर कोई अपनी ही कुकून में बंद हो तो ये बहस और सुधार की प्रक्रिया चलेगी कैसे? हाँ, यही चिंता है। एआई इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना सकता है, गलत सूचना फैलाकर, लोगों को बांटकर। एक और खतरा यह है कि लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकारें ही एआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को कमजोर कर दें। वो तुर्की के एर्दोगन का एक मशहूर बयान था ना, हाँ, कि लोकतंत्र एक ट्राम की तरह है, जब आपकी मंजिल आ जाए तो आप उतर जाते हैं। स्लप्पा पाने के लिए लोकतंत्र का इस्तेमाल करो और फिर उसे खत्म कर दो। इतिहास देखें तो बड़े पैमाने पर लोकतंत्र तभी कामयाब हुआ जब प्रिंटिंग प्रेस और बाद में दूसरी सूचना तकनीकों ने लाखों लोगों के बीच संवाद और सहमति बनाना संभव किया। अब जब सूचना की तकनीक यानी एआई बदल रही है तो लोकतंत्र की पुरानी बुनियादें वो हिल रही हैं। तो इस बदलते सूचना के माहौल में सच का रखवाला कौन होगा? क्या हमें बस हर तरह की जानकारी तक खुली पहुंच दे देनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि लोग खुद सच ढूंढ लेंगे? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई सूचना के दरवाजे खोल दो और सच अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन हकीकत शायद इतनी सीधी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच अक्सर जटिल होता है, उसे समझना मेहनत का काम है और कई बार वो कड़वा भी होता है। दूसरी तरफ झूठ या अफवाहें बनाना बहुत आसान है, वो अक्सर सरल होती हैं, आकर्षक होती हैं। तो एक खुली प्रतिस्पर्धा में ना आसान और सनसनीखेज झूठ कई बार मुश्किल सच पर भारी पड़ जाते हैं। तो फिर सच को बचाने और सामने लाने का काम कौन करता है समाज में? पारंपरिक रूप से ये जिम्मेदारी कुछ संस्थाओं की रही है, जैसे पत्रकारिता, विज्ञान, न्यायपालिका। इनका काम है तथ्यों की पड़ताल करना, सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ये संस्थाएं जरूरी हैं, भले ही इनमें कमियां हों, लेकिन आज इन संस्थाओं पर भी हमले हो रहे हैं। एक सोच बढ़ रही है जो मानती है कि दुनिया में सच जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ ताकत का खेल है। हर बात, हर रिश्ते को शक्ति संघर्ष के तौर पर देखा जाता है। ये तो काफी निराशाजनक सोच है। क्या आपको लगता है ज्यादातर लोग सच में सिर्फ ताकत चाहते हैं, सच नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। सिर्फ ताकत के पीछे भागने वाले लोग अक्सर बहुत खुश नजर नहीं आते हैं, है ना? ज्यादातर इंसानों में अपने जीवन, अपनी दुनिया के बारे में सच्चाई जानने की एक गहरी इच्छा होती है। बिना सच्चाई की जमीन के खुशी पाना मुश्किल है। इसलिए हमें उन संस्थाओं को बचाने और सुधारने की जरूरत है जो सच की पड़ताल करती हैं, चाहे वो कितनी भी अपूर्ण क्यों ना हो। और अब इस खेल में एल्गोरिदम भी बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। वो तय कर रहे हैं कि हम क्या देखें और क्या नहीं। बिल्कुल, और यही सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी का सवाल उठता है। बहस अक्सर इस पर होती है कि क्या उन्हें यूजर्स के डाले गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
लेकिन शायद असली मुद्दा उनके एल्गोरिदम के फैसलों का है। उदाहरण के लिए, म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई। उस दौरान फेसबुक पर नफरत फैलाने वाला कंटेंट बहुत तेजी से फैला। फेसबुक का तो कहना था कि वो अभिव्यक्ति के आजादी को सेंसर नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन असल में उनके एल्गोरिदम ने क्या किया? देखिए, म्यांमार में लोग हर तरह का कंटेंट डाल रहे थे, नफरत भरे संदेश भी और शांति, करुणा या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े पोस्ट भी। ठीक है। फेसबुक के एल्गोरिथम का लक्ष्य क्या था? लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पर रोके रखना, क्योंकि इससे उनका विज्ञापन का बिजनेस चलता है। एल्गोरिथम ने शायद ये सीखा कि नफरत, गुस्सा और डर जगाने वाला कंटेंट वो लोगों को ज्यादा बांधे रखता है। तो उसने जानबूझकर ऐसे कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया, बजाय शांति या साधारण पोस्ट के। ये एल्गोरिथम का संपादकीय फैसला था। हाँ, है ना? और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज का। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे इतिहास में चर्च की कमेटियों ने तय किया था कि बाइबल में कौन सी किताबें शामिल होंगी और कौन सी नहीं। वो समय के एल्गोरिदम थे एक तरह से। बिल्कुल सही पकड़ा। वो तय कर रहे थे कि कौन सी कहानी फैलेगी। अब ये ताकत टेक कंपनियों के एल्गोरिदम के पास आ गई है। हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो अब कोड की कुछ लाइनों में सिमट गई है और जिसके पीछे के तर्क अक्सर हमें पता भी नहीं होते। अच्छा, एआई निगरानी या सर्वेलेंस के तरीकों को कैसे बदल रहा है? क्या ये पुरानी तानाशाही के तरीकों से अलग है? शाही थी, जैसे सोवियत संघ, वो भी अपने हर नागरिक पर 24 घंटे नजर नहीं रख सकती थी। क्यों नहीं? अरे, इसके लिए अरबों केजीबी एजेंट चाहिए होते, और फिर उनकी रोज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए और भी लाखों लोग। ये तकनीकी और आर्थिक रूप से असंभव था, इसलिए लोगों के पास फिर भी कुछ निजी दायरे बचे रहते थे, प्राइवेट स्फीयर। लेकिन एआई के साथ ही मुमकिन हो गया है। हाँ, अब हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, स्मार्ट स्पीकर, कैमरा, ये सब 24 घंटे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, और एआई इस विशाल डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न और जानकारी निकाल सकता है। तो निगरानी की जो पुरानी दोनों बाधाएं थीं, डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, एआई ने वो काफी हद तक दूर कर दी हैं। और ऐसा लगता है कि लोग अपनी निजता या प्राइवेसी को लेकर उतने चिंतित नहीं हैं, या शायद वो इसके बदले मिलने वाली सुविधाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शायद दोनों बातें हैं। कुछ सामाजिक दबाव है, कुछ सुविधाओं का लालच है, और शायद इसलिए भी कि इसके जो बुरे नतीजे हैं वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। निजी और सार्वजनिक के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। देखिए, हम इंसान जैविक प्राणी हैं, हमें आराम चाहिए, एक लय चाहिए जिंदगी में, लेकिन डिजिटल दुनिया वो हमेशा ऑन रहती है, और वो हमें भी हमेशा ऑन रहने पर मजबूर कर रही है। ये तो है। 18 साल की उम्र में कॉलेज पार्टी में की गई कोई नादानी भी सालों बाद आपके करियर पर असर डाल सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मौजूद है। ये थका देने वाला है और नुकसानदेह भी। एक सवाल मन में आता है, क्या जो लोग ये एआई बना रहे हैं बड़ी टेक कंपनियों में, क्या वो खुद भी इसके खतरों से वाकिफ हैं या डरे हुए हैं? हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर वाकिफ हैं, और कई डरे हुए भी हैं। वो शायद हमसे बेहतर समझते हैं कि वो क्या बना रहे हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो फिर वो बना क्यों रहे हैं? अक्सर तर्क ये होता है, देखो, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं बनाया तो कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति या देश इसे बना लेगा, जो ज्यादा खतरनाक होगा। तो बेहतर है कि मैं ही इसे पहले बनाऊं और इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करूं। अच्छा, एक तरह की रेस है ये। हाँ, इसमें प्रतिस्पर्धा का दबाव है, शायद थोड़ा अहंकार भी, कि मैं इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चीज बना रहा हूं। और हमें याद रखना चाहिए कि एआई का विकास तो अभी शुरू ही हुआ है। GPT-4 शायद विकास के क्रम में एक अमीबा जैसा है। डायनासोर कैसे दिखेंगे, ये तो हम अभी सोच भी नहीं सकते। क्या एआई कभी इंसानी रिश्तों की जगह ले सकता है? मतलब भावनाओं को समझ सकता है? एआई भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में लगातार बेहतर हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि एआई की अपनी भावनाएं नहीं होती, वो शायद पूरी तरह से हमारी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कैसे? देखिए, हम इंसानों को हमेशा लगता है कि काश कोई हमें पूरी तरह समझे, लेकिन हमारे अपने दोस्त, परिवार वाले, वो अक्सर अपनी ही भावनाओं में उलझे रहते हैं। एआई शायद इस जरूरत को पूरा करने का भ्रम पैदा कर सकता है, हमारी भावनाओं का विश्लेषण करके ठीक वैसी प्रतिक्रिया दे सकता है जैसी हमें उस पल चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में लोग एआई से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं और शायद एआई को कानूनी अधिकार भी मिल जाए, जैसे कंपनियों को मिलते हैं? ये बिल्कुल संभव है। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में कंपनियों को पहले से ही कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन माना जाता है।
उनके अपने अधिकार होते हैं। हाँ, आप एक एआई को कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। पहले कंपनी के फैसले इंसान लेते थे, अब शायद एआई खुद फैसले ले सकेगा। वो ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकता है, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है और एक कानूनी इकाई के तौर पर अपने लिए और अधिकारों की पैरवी भी कर सकता है। ये भविष्य की एक प्रबल संभावना है। इतनी सारी चिंताओं के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या एआई का कोई सकारात्मक पहलू भी है? अरे बिल्कुल है। अगर हम इसे सही दिशा दें तो एआई हमें खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। जैसे? सोचिए एआई आधारित डॉक्टर, शिक्षक या थेरेपिस्ट के बारे में, जो हर किसी के लिए उपलब्ध हों, जो हमें हमारी सेहत, हमारी सीखने की क्षमता या हमारी भावनाओं को समझने में मदद करे। इसमें मानवता की भलाई की अपार क्षमता है, वरना दुनिया भर के इतने प्रतिभाशाली लोग इस पर काम ही क्यों कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी सही है। लेकिन ये सकारात्मक भविष्य ये अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए हमें अगले कुछ सालों में बहुत सोच समझकर सही फैसले लेने होंगे। लेकिन समस्या यही है कि ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है। क्या हमारे पास सोचने समझने का वक्त है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये शायद इतिहास की सबसे तेज और सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है और हम पूरी रफ्तार से इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले ब्रेक लगाना सीखते हैं, फिर एक्सेलरेटर दबाना सीखते हैं। स्कीइंग सीखते हैं तो पहले रुकना सीखते हैं, है ना? हाँ। लेकिन एआई के साथ हम पहले रफ्तार बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाने का तरीका वो बाद में ढूंढ लेंगे। ये रवैया ये खतरनाक है। हमें रुककर सोचने, बहस करने और नियम बनाने के लिए वक्त निकालने की जरूरत है अभी। तो एक आम इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? इस सूचना और एआई के सैलाब में खुद को कैसे संभालें? शायद हमें एक सूचना खुराक या इन्फॉर्मेशन डाइट की जरूरत है, जैसे हम खाने के मामले में करते हैं। खाने के मामले में मतलब? देखिए, पहले भोजन दुर्लभ था तो जो मिला खा लिया। अब भोजन, खासकर जंक फूड, बहुत ज्यादा है और मोटापा और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हम डाइट पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं। सही बात है। सूचना के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पहले जानकारी कम थी, अब हम सूचना के महासागर में डूब रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जंक जानकारी भरी पड़ी है, नफरत, डर, लालच फैलाने वाली। हमें सचेत होकर चुनना होगा कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं। अच्छा। जैसे खराब खाने से शरीर बीमार होता है, वैसे ही जहरीली जानकारी से दिमाग बीमार होगा। शायद हमें कम जानकारी लेनी चाहिए और ध्यान से चुनना चाहिए कि कौन सी जानकारी वाकई जरूरी और पौष्टिक है हमारे लिए। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये समझ आता है कि हमारी जो बड़ी चुनौतियां हैं वो सिर्फ नई तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये हैं कि हम सूचना को कैसे बनाते हैं, समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कहानियों की ताकत, सच की जटिलता और अब एआई का बढ़ता प्रभाव, ये सब मिलकर हमारी हकीकत गढ़ रहे हैं। हाँ, समस्या शायद हमारी बुनियादी फितरत में उतनी नहीं है जितनी हमारे बनाए हुए इस जटिल और तेजी से बदलते सूचना के माहौल में है। और एआई इस माहौल को ऐसे बदल रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। स्तर पर एक सेहतमंद सूचना डाइट कैसे विकसित कर सकते हैं? इस तकनीक को इंसानियत की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस चर्चा पर आपके क्या विचार है? क्या ये आपके लिए उपयोगी था? अगर आपके पास कोई सुझाव है कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो हमें जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।